प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुचेता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट के टॉपिक ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य ने अपने लिए चुना है। विभिन्न राज्यों की परिस्थितियों में भेद होने के कारण स्वाभाविक रूप से उनके जीवन मार्ग भी विभिन्न होते हैं। ब्रिटेन ने अपनी परिस्थितियों के अनुरूप जिस संविधान को अपनाया है उसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं जिनका उल्लेख निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। पहला है विकसित संविधान। भारत, अमेरिका, फ्रांस और अन्य देशों के संविधान ऐसे हैं जिनका निर्माण किसी एक विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया है, किंतु ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ वरन उसका विकास हुआ है और इसके वर्तमान स्वरूप सदियों के विकास के बाद प्राप्त किया गया है। ब्रिटेन में 9वीं सदी से राजतंत्र की स्थापना हुई, 13वीं सदी में संसद का विधिवत प्रचलन प्रारंभ हुआ, 17वीं सदी में संसदीय प्रभुसत्ता की स्थापना हुई और उसके बाद का संवैधानिक इतिहास ब्रिटिश व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण की गाथा है। इस दृष्टि से ब्रिटिश संविधान की तुलना एक ऐसे विशाल भवन से की जा सकती है जिसके विभिन्न भागों को अलग अलग पीढ़ियों के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया गया है। दूसरी विशेषता है अलिखित संविधान। वर्तमान समय में जबकि सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि संविधान आवश्यक रूप से एक प्रलेख डॉक्यूमेंट के रूप में होना चाहिए, ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान का एकमात्र उदाहरण है। अंग्रेज लोग सिद्धांतवादी कम और व्यवहारवादी अधिक होते हैं, इसी कारण उनमें अपने संविधान को लिपिबद्ध करने की सदैव अनिच्छा रही है। ब्रिटिश संविधान में यद्यपि कानूनों के रूप में कुछ लिखित अंश भी हैं, लेकिन उनका अधिकांश प्रथाओं और परंपराओं के रूप में अलिखित ही है। प्रमुखतः संविधान के इसी लक्षण के कारण डॉक्टर टी टॉकविले और थॉमस पेन के द्वारा तो उसके अस्तित्व पर भी संदेह व्यक्त कर दिया गया। न्यूमैन ने इस संबंध में लिखा है कि जो बात ब्रिटिश संविधान को विशिष्ट बनाती है वह ऐसे अनेक नियमों का अस्तित्व है जो केवल परंपराओं के ऊपर आधारित हैं। तीसरी विशेषता है लचीला या सुपरिवर्तनशील संविधान। परिवर्तनशीलता के आधार पर दो प्रकार के संविधान होते हैं, लचीला संविधान और कठोर संविधान। लचीले संविधान में साधारणतः कानून के निर्माण की प्रक्रिया से ही परिवर्तन कर दिया जाता है, किंतु कठोर संविधान में परिवर्तन करने के लिए साधारण कानूनों के निर्माण से भिन्न संविधान में निर्धारित विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाना आवश्यक होता है। ब्रिटिश संविधान इस दृष्टि से लचीला है कि ब्रिटिश संसद सामान्य बहुमत के आधार पर ही संविधान में कोई भी परिवर्तन कर सकती है। अंग्रेजी विद्वान एंसन ने लिखा है, हमारी पार्लियामेंट जंगली चिड़ियों अथवा शैल मछलियों की रक्षा के लिए कानून बना सकती है या लाखों नागरिकों को राजनीतिक शक्ति प्रदान कर सकती है अथवा उसका वितरण नवीन निर्वाचन क्षेत्रों में कर सकती है। सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश संविधान लचीला है और ब्रिटेन में साधारण कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं है, किंतु व्यवहार में ब्रिटिश व्यक्तियों की रूढ़िवादिता और सुस्थापित जनतंत्रीय परंपराओं ने संविधान की मूल व्यवस्था में परिवर्तन का कार्य बहुत कठिन कर दिया है। ब्रिटेन में यह परंपरा स्थापित हो गई है कि संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन उस समय तक न किए जाएं जब तक कि आम चुनाव में उस विषय पर जन सहमति प्राप्त न हो जाए। उदाहरण के तौर पर 1911 में संसदीय अधिनियम के आधार पर लॉर्ड सभा के अधिकारों में कटौती करने से पूर्व 1910 में लोक सदन को विघटित कर उस विषय पर जन स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी। चौथी विशेषता है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर, डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। ब्रिटिश संविधान का एक महत्वपूर्ण लक्षण सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। मुनरो के शब्दों में, ब्रिटिश शासन में जो कुछ दिखाई देता है वह वास्तव में है नहीं और जो है वह दिखाई नहीं देता। यद्यपि विश्व के अन्य देशों के संविधानों में भी सैद्धांतिक स्थिति और वास्तविक स्थिति में अंतर पाया जाता है, किंतु किसी भी अन्य संविधान में सैद्धांतिक स्थिति और वास्तविकता में भेद का यह तत्व इतना प्रबल नहीं है जितना कि ब्रिटिश संविधान में। ऑग ने ऐसा मत व्यक्त करते हुए कहा है कि सभी शासन व्यवस्थाओं में सिद्धांत व व्यवहार में अनेक भेद पाए जाते हैं, पर जितने अधिक रूप से अंग्रेजी संविधान में पाए जाते हैं उतने किसी अन्य संविधान में नहीं पाए जाते। सिद्धांत व व्यवहार में अंतर के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला, सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड में राजतंत्र है, किंतु व्यवहार में वहाँ पर राजतंत्र न होकर लोकतंत्र है।
दूसरा, सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण पाया जाता है, क्योंकि वहाँ की कानून निर्माण शक्ति संसद में, कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में और न्यायिक शक्ति न्यायपालिका में निहित है। किंतु इंग्लैंड में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और वहाँ शक्तियों के पृथक्करण के स्थान पर शक्तियों का केंद्रीकरण या सामंजस्य देखा जा सकता है। तीसरा, सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश संविधान कैबिनेट पर नियंत्रण रखती है, किंतु वास्तविकता यह है कि स्वयं कैबिनेट से ही नियंत्रित होती है। सिद्धांत और व्यवहार में इस भेद के कारण ऑग ने कहा है, सैद्धांतिक दृष्टि से ग्रेट ब्रिटेन की शासन व्यवस्था निरंकुश राजतंत्रात्मक है, पर उसका रूप सीमित संवैधानिक राजतंत्र है और वस्तुतः वह लोकतांत्रिक गणराज्य है। ऑग का यह कथन ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख असंगति की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है और ब्रिटिश सम्राट की औपचारिक शक्तियों और उसकी वास्तविक स्थिति में भेद को स्पष्ट करता है। ऑग के इस कथन की निम्नलिखित रूप से हम समझ सकते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से निरंकुश राजतंत्रात्मक। अब निरंकुश राजतंत्र का तात्पर्य क्या है? उस शासन व्यवस्था से होता है जिसमें न केवल सम्राट का पद हो, बल्कि सम्राट को प्रशासनिक क्षेत्रों में असीमित शक्तियां भी प्राप्त हों। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के पूर्व ब्रिटेन में इसी प्रकार की शासन व्यवस्था थी। यद्यपि आज निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर ब्रिटेन में पूर्ण प्रजातंत्रीय व्यवस्था स्थापित हो चुकी है, किंतु जहाँ तक सैद्धांतिक अध्ययन का प्रश्न है, ब्रिटेन की शासन व्यवस्था आज भी वैसी ही है जैसी कि 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के पूर्व रही थी। सिद्धांतः इंग्लैंड का शासन सम्राट में निहित है और संपूर्ण विधि और न्याय का स्रोत है। मंत्री उसके मंत्री होते हैं, उसके प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर आसीन रह सकते हैं। वह संसद का अधिवेशन बुलाता है, स्थगित करता है और लोक सदन को भंग करता है। संसद द्वारा पारित विधेयक सम्राट की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करते हैं। राज्य के समस्त सैनिक और असैनिक अधिकारियों को वही नियुक्त और पदस्थ करता है। सम्राट ही शांति एवं युद्धकाल में इंग्लैंड की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। युद्ध की घोषणा, शांति एवं संधियां सब उसके नाम से होते हैं। इंग्लैंड की समस्त जनता राजभक्त है और इंग्लैंड का राष्ट्रीय गीत है गॉड सेव द किंग। बेजहॉट के द्वारा 1832 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में कार्यों की एक लंबी सूची का उल्लेख किया है जो ब्रिटिश सम्राट सिद्धांत में कर सकता है। बेजहॉट द्वारा की गई यह सूची सिद्धांत आज भी सत्य है। सिद्धांत के अनुसार ब्रिटेन में सब कुछ सम्राट का ही है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था निरंकुश राजतंत्रात्मक है। अब हम देखते हैं सीमित संवैधानिक राजतंत्र किस प्रकार है। सीमित संवैधानिक राजतंत्र का तात्पर्य ऐसे शासन से होता है जिसमें राजा का पद तो हो, किंतु उसकी शक्तियां संविधान द्वारा मर्यादित कर दी गई हों। जहाँ तक रूप का गठन का संबंध है, ब्रिटिश शासन व्यवस्था को सीमित संवैधानिक राजतंत्र कहा जा सकता है, क्योंकि सम्राट को अपने कर्तव्यों व निर्वहन में सहायता देने के लिए मंत्रिमंडल और संसद जैसी संस्थाओं की व्यवस्था की गई है। मंत्रिपरिषद और संसद लोकतंत्रात्मक संस्थाएं हैं और सम्राट संविधान द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग इस लोकतंत्रीय संस्था की सहायता के आधार पर कर सकता है। सम्राट पद की शक्तियां सीमित हैं और उसके द्वारा मनमाना आचरण नहीं किया जा सकता है। अतः संगठन की इस दृष्टि से इसे सीमित संवैधानिक राजतंत्र कहना अधिक उचित होगा। वस्तुतः लोकतंत्रीय गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य का तात्पर्य ऐसे शासन से होता है जिसमें राज्य की शक्ति जनता में निहित हो और राज्य का प्रधान जनता द्वारा निर्वाचित हो। सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश शासन व्यवस्था चाहे निरंकुश राजतंत्रात्मक हो, जहां तक व्यवहार का संबंध है ब्रिटेन निश्चित रूप से एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। सिद्धांत में सम्राट की शक्तियों को चाहे कितनी भी लंबी गणना क्यों न कराई जाए, व्यवहार में सम्राट मंत्रिमंडल और संसद के हाथ की कठपुतली मात्र है। सम्राट की वास्तविक स्थिति के संबंध में बेजहॉट ठीक लिखते हैं, यदि संसद के दोनों सदन उसके मृत्यु आदेश को पारित कर उसके पास प्रेषित करें तो वह उस पर भी हस्ताक्षर कर देगा। वस्तुतः सम्राट की सभी शक्तियां आज मंत्रिमंडल के हाथ में चली गई हैं, जो स्वयं लोक सदन के प्रति उत्तरदायी है और लोक सदन जनता की इच्छा पर आधारित है।
अतः शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में है। शासन स्पष्टतः जनता की सहमति का शासन है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तथ्य यह है कि यद्यपि सम्राट उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद प्राप्त करते हैं, लेकिन उनकी स्थिति और कार्य किसी भी रूप में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि से भिन्न नहीं है। ब्रिटिश जनता के सभी वर्गों में सम्राट की अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त है और आज सम्राट ब्रिटेन का वैसा ही जन नेता है जैसा कि किसी भी अन्य देश के कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है। इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुए लास्की लिखते हैं, राजतंत्र में अपने आप को जनता के हाथों बेच दिया है और रॉक के शब्दों में इंग्लैंड की स्थिति आज मुकुटधारी गणतंत्र की है। 5वीं विशेषता है संसदात्मक प्रजातंत्र। ब्रिटेन में संसदीय प्रजातंत्र को अपनाया गया है और ब्रिटिश शासन व्यवस्था संसदात्मक व्यवस्था का आदर्श प्रतीक है। संसदात्मक शासन के तीनों ही लक्षण दोहरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में घनिष्ठ संबंध और कार्यपालिका और कार्यकाल की अनिश्चितता ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पूर्ण अंशों में विद्यमान है। ब्रिटिश सम्राट कार्यपालिका का नाममात्र का प्रधान है और प्रधानमंत्री और कैबिनेट कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान। इंग्लैंड में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में घनिष्ठ संबंध है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ही ली जाती है। कार्यपालिका के सदस्य कानून निर्माण के कार्य में संसद का नेतृत्व करते हैं और इस प्रकार व्यवस्थापिका अर्थात संसद कानून निर्माण के कार्य के साथ साथ प्रशासन पर नियंत्रण का कार्य भी करती है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात कैबिनेट का कार्यकाल लोक सदन के विश्वास पर ही आधारित होता है। 6ठी विशेषता है संसद की सर्वोच्चता या प्रभुसत्ता। ब्रिटिश संविधान की एक अन्य विशेषता संसद की प्रभुसत्ता या सर्वोच्चता का सिद्धांत है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन होने के कारण संसद एकमात्र कानून निर्मात्री सत्ता है और कानून निर्माण की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून को किसी भी सत्ता के सम्मुख चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि ब्रिटेन में अमेरिका या भारत के समान न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन संसद की इस असीम शक्ति को लक्ष्य करते हुए डी लॉम्ब ने लिखा है, संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त अन्य सभी कार्य कर सकती है। डाइसी ने संसद की प्रभुसत्ता का विस्तार से उल्लेख किया है। इस संबंध में यह स्मरणीय है कि संसद की प्रभुसत्ता केवल कानूनी दृष्टिकोण के अनुसार ही है। व्यवहार में संसद की शक्तियों के प्रयोग पर अनेक प्रतिबंध हैं। आंतरिक क्षेत्र में संसद की शक्ति लोकमत, नैतिक धारणाओं और परंपराओं से सीमित है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह शक्ति अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय कानून और ब्रिटेन की यथार्थ स्थिति को देखकर निर्मित होती है। 7वीं विशेषता है एकात्मक शासन। क्षेत्र की दृष्टि से ब्रिटेन का एक सुगठित इकाई है और संभवतः इसी कारण ब्रिटेन में एकात्मक शासन को अपनाया गया है। संविधान के द्वारा शासन की समस्त शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित कर दी गई है। यह केवल केंद्रीय सरकार ही संपूर्ण देश में शासन का संचालन करती है। यद्यपि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से केंद्रीय सरकार द्वारा स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना की गई है और इन स्थानीय इकाइयों को पर्याप्त शक्तियां भी प्राप्त हैं, लेकिन शासन व्यवस्था एकमात्र होने के कारण इन स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों को अपना अस्तित्व और शक्तियां संविधान से नहीं वरन केंद्रीय सरकार से प्राप्त है और स्वाभाविक रूप से उनके अस्तित्व तथा ब्रिटिश केंद्रीय संविधान की इच्छा पर अस्तित्व शक्तियां संविधान से नहीं वरन केंद्रीय सरकार से प्राप्त है। स्वाभाविक रूप से उसका अस्तित्व तथा शक्तियां केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करती हैं। 8वीं विशेषता है विधि का शासन। ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता जिस पर अंग्रेज बहुत अधिक गर्व करते हैं विधि का शासन है। विधि के शासन का आशय है कि इंग्लैंड के शासन का संचालन किसी विशेष व्यक्ति की इच्छा द्वारा नहीं बल्कि कानून के द्वारा किया जाता है। विधि के शासन का एक अन्य तात्पर्य यह है कि ब्रिटेन में सभी व्यक्ति चाहे उनका पद और स्थिति कुछ भी क्यों ना हो एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालयों के अधीन है। इस संबंध में ब्रिटिश व्यवस्था फ्रांस की व्यवस्था से नितांत विपरीत है, जहां सरकारी कर्मचारियों और न्यायालय की विशेष स्थिति को स्वीकार करते हुए उनके लिए प्रशासनिक विधि और न्यायालय की स्थापना की गई है। डाइसी ने विधि के शासन को लक्ष्य करते हुए कहा है कि विधि के शासन के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी प्रधानमंत्री से लेकर एक सामान्य सिपाही और कर संग्रह करने वाले अधिकारी तक अपने अवैध कार्यों के लिए देश के कानून के प्रति उसी प्रकार उत्तरदायी हैं जैसे कि कोई अन्य सामान्य नागरिक। विधि के शासन की यह बात सैद्धांतिक दृष्टि से ही पूर्ण सत्य है, व्यवहार में इसके अनेक प्रतिबंध पाए जाते हैं। 9वीं विशेषता है अधिकार पत्र का अभाव।
किंतु नागरिक स्वतंत्रताओं की अधिकारों की विद्यमानता। वर्तमान राजनीतिक जीवन की सामान्य प्रवृत्ति है कि संविधान के अंतर्गत नागरिकों के लिए अधिकार पत्र की व्यवस्था की जाती है और शासन को इसकी अवहेलना करने की शक्ति से वंचित कर दिया जाता है। अर्थात प्रत्येक देश अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। प्राय ऐसा समझा जाता है कि नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करने के लिए ऐसा आवश्यक भी है। ब्रिटिश संविधान में इस प्रकार का कोई अधिकार पत्र नहीं है, लेकिन संविधान में अधिकार पत्र का अभाव होते हुए भी ब्रिटिश नागरिक अन्य देशों के नागरिकों की तुलना में कम स्वतंत्र और कम अधिकार संपन्न नहीं हैं। कुछ अधिकार जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार, शस्त्र धारण करने का अधिकार, आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार, अत्यधिक जुर्माने और अमानुषिक दंड से बचने का अधिकार आदि तो संसदीय अधिनियमों के द्वारा प्रदान कर दिए गए। अन्य कुछ स्वतंत्रताएं जैसे भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन और मंच बनाने की स्वतंत्रता आदि सामान्य विधि पर आश्रित है। नागरिक इन स्वतंत्रताओं का उपभोग तब तक कर सकते हैं जब तक कि वे किसी कानून को भंग नहीं करते या अन्य नागरिकों के ऐसे अधिकारों को आघात नहीं पहुंचाते। 10वीं विशेषता है धर्मनिरपेक्ष के प्रसंग में स्थिति। ब्रिटिश संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है या धर्माचार्य राज्य की। यह विचार विवाद का विषय है। ब्रिटेन में कानूनी तौर पर यह व्यवस्था है कि ब्रिटेन का राजा अथवा रानी अनिवार्य रूप से प्रोटेस्टेंट ईसाई हो। इस आधार पर अनेक व्यक्ति ब्रिटेन को धर्मनिरपेक्ष राज्य मानने से इनकार करते हैं, लेकिन व्यवहारिक अध्ययन की दृष्टि से यह बात महत्व नहीं रखती। राजा तो ब्रिटिश राजव्यवस्था का प्रतीकात्मक पद है। समस्त शासन व्यवस्था का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री ही है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य है कि ब्रिटेन में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। अतः यह कहना उचित होगा कि सैद्धांतिक स्थिति के संबंध में विवाद हो सकता है। व्यवहार में ब्रिटेन संपूर्ण अंशों में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। 11वीं विशेषता है मिश्रित शासन प्रणाली। ब्रिटिश संविधान एक निर्मित संविधान नहीं बल्कि विकसित संविधान है। एक ही समय पर पूर्ण संविधान का निर्माण करने की बजाय संविधान को परिस्थितियों के अनुरूप ढाला जाता है। परिस्थितियों के अनुसार विकास ने जहां संविधान में प्रगतिशीलता का समावेश किया है, वहां इसी कारण संविधान में असंगतियां भी आ गई हैं। असंगति का प्रमाण तथा प्रतीक है ब्रिटेन की मिश्रित शासन प्रणाली। मूल रूप से 3 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं राजतंत्र, कुलीनतंत्र और प्रजातंत्र होते हैं। ब्रिटेन में इन तीनों ही शासन व्यवस्थाओं के लक्षण विद्यमान है। राजस्व के प्रतीक के रूप में ब्रिटेन का सम्राट है, जिसके द्वारा उत्तराधिकारियों के आधार पर अपना पद प्राप्त किया जाता है। लॉर्ड सभा कुलीनतंत्र संस्था है, जिसके अधिकांश सदस्य कुलीन वर्ग से आते हैं और उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करते हैं। लोक सदन और कैबिनेट लोकतंत्रीय संस्थाओं के प्रतीक है। राजपद और लॉर्ड सभा में होने की वास्तविकता की दृष्टि से ब्रिटेन में लोकतंत्रीय शासन ही है, क्योंकि राजपद और लॉर्ड सभा की शक्तियों को बहुत अधिक सीमित कर दिया गया है। 12वीं विशेषता है सामान्य रूप से द्विदलीय लेकिन अपवाद स्वरूप समय में त्रिदलीय पद्धति। सामान्य रूप से ब्रिटेन की व्यवस्था में एक विशेषता रही है द्विदलीय पद्धति। द्विदलीय पद्धति का आशय है राज्य व्यवस्था राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता होते हुए भी प्रमुख रूप से 2 राजनीतिक दलों की ही विद्यमानता, जिसमें से जनता एक राजनीतिक दल को शासक दल की स्थिति प्रदान करेगी और दूसरे को प्रमुख विरोधी दल के रूप में स्वीकार किया जाएगा। यह सामान्य स्थिति है, लेकिन अपवाद स्वरूप समय में किसी एक राजनीतिक दल को लोक सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तथा ऐसी स्थिति में एक गठबंधन सरकार अर्थात मिलीजुली सरकार का गठन होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अर्थात 65 वर्षों के बाद मई 2010 में संपन्न आम चुनावों के अनुसार आम चुनाव में अनुदार दल और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की गठबंधन सरकार को जन्म दिया। 65 वर्षों के बाद यह स्थिति बनी है। स्वाभाविक रूप से इसे अपवाद स्वरूप स्थिति ही कहना होगा। सामान्य रूप से मतदाताओं की पसंद द्विदलीय पद्धति और एक ही राजनीतिक दल की सरकार होती है। 13वीं विशेषता है सीमित रूप से शक्ति विभाजन का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिपादक मॉन्टेस्क्यू का विचार था कि ब्रिटिश शासन पद्धति का एक विशेष गुण शक्ति विभाजन का सिद्धांत है, किंतु वस्तुस्थिति यह है कि ब्रिटेन में शक्ति विभाजन सिद्धांत को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया गया है। ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अनिवार्य रूप से परस्पर संबंधित होती हैं। ब्रिटेन में ऐसा ही है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का उत्तरदायित्व केंद्रीकरण के सिद्धांत के साथ मिश्रित कर दिया गया है।
ब्रिटिश मंत्रिमंडल में कार्यपालिका और विधायी शक्तियों का मेल हो गया है, पर न्यायपालिका स्वतंत्र है। रैमजे मेयर के शब्दों में, यदि शक्तियों का विभाजन अमेरिकी संविधान का एक आवश्यक सिद्धांत है, तो उत्तरदायित्व का केंद्रीकरण अंग्रेजी संविधान का एक आवश्यक अंग है। बेजहॉट के अनुसार ब्रिटिश संविधान की सफलता का रहस्य विधायी और कार्यपालिका शक्तियों के संयोग में निहित है। यदि किसी क्षेत्र में वहाँ शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है तो वह न्यायिक क्षेत्र है। 14वीं विशेषता है न्यायपालिका का व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक्करण और न्यायालय की स्वतंत्रता की संवैधानिक व्यवस्था। संवैधानिक सुधार कानून 2005 के पूर्व ब्रिटेन में न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका में सिद्धांत पृथक्करण नहीं था। ब्रिटिश संसद के द्वितीय सदन लॉर्ड सभा का अध्यक्ष लॉर्ड चांसलर, जो मंत्री के पद पर भी आसीन होता था, और न्यायिक लॉर्ड ब्रिटेन के सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करते थे। इस प्रकार लॉर्ड चांसलर व्यवस्थापिका के आधार पर ब्रिटिश न्यायपालिका को औपचारिक और सारभूत दोनों ही रूपों में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों से पृथक कर सकता है। अब एक सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों की स्थापना की गई है जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पूर्णतः पृथक होंगे।